नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानखड़े। आइए रुक करते हैं इस वक्त के टॉप हेडलाइंस की ओर। अदरक की खेती से महाराष्ट्र का किसान हुआ मालामाल, साल भर में की 15 लाख से अधिक की कमाई। दुनिया की सबसे तीखी लाल मिर्च जिसे खाना तो दूर, छूने से भी लगता है डर। आम की किस्मों के नाम पर कालाबाजारी, व्यापारियों ने की जीआई टैग देने की मांग। सब्जी मंडी के व्यापारियों ने किया कमाल, खराब हुई सब्जियों से बनाई बिजली और जैविक खाद। पुश्तैनी खेती में हो रहा था घाटा, किसान ने अपनाई नई तकनीक, कुछ ही दिन में डबल हुई इनकम। भारत में बढ़ेगा सुगंधित पौधों का व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ रही मांग। खेती के शौक को बनाया अपना काम, नई तकनीक से मुनाफा लेकर मिसाल बनी महिला किसान। मोटे अनाज की खेती से किसान होंगे मालामाल, 80% पैसा लगाएगी सरकार। दिल्ली समेत कई राज्यों में लोगों को सताएगा हीटवेव। अब खबरें विस्तार से। अदरक की खेती ने महाराष्ट्र के एक किसान को मालामाल कर दिया है। दरअसल बारामती के निम्बूद गांव के रहने वाले संभाजीराव काकड़े अदरक की खेती से लखपति बन चुके हैं। उन्होंने 1.5 एकड़ में अदरक की फसल लगाई थी और पहले ही साल उन्हें इस खेती पर काफी नुकसान हुआ था। हालांकि इस साल वे 15 लाख से ज्यादा का मुनाफा कमा चुके हैं। किसान संभाजीराव काकड़े सोमेश्वर विद्यालय में ऑफिस सुपरडेंट के तौर पर कार्यरत हैं। साल 2021 में वे रिटायर हो गए हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने खेती पर ध्यान देने का फैसला किया। अपने खेत में अदरक की फसल लगाई। पहले साल भारी नुकसान सहा। उन्हें प्रति टन अदरक पर सिर्फ 10,000 रुपए मिले। संभाजीराव ने नुकसान होने के बाद भी हार नहीं मानी। दूसरे साल उन्होंने फिर से अदरक की बुआई की और इस साल उन्हें तकरीबन 66,000 रुपए प्रति टन दाम ऑन स्पॉट मिला है। लाल मिर्च खाने में तीखी होती है और इसका उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है और सब्जी में लाल मिर्च का उपयोग करने से उसके जायके में निखार आ जाता है और साथ ही सब्जी का कलर भी रेडिश हो जाता है। ऐसे तो पूरे भारत में लाल मिर्च की खेती की जाती है, लेकिन नागालैंड में उगाई जाने वाली भूत जुल्किया लाल मिर्च पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इसकी गिनती दुनिया की सबसे तीखी मिर्च में होती है और यही वजह है कि भूत जोलिया का नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। भूत जोलिया नागालैंड की मशहूर लाल मिर्च है। बुवाई के महज 75 से 90 दिनों में ये तैयार हो जाती है और यानी कि आप इसके पौधों से मिर्च तोड़ सकते हैं। भूत जोल की मिर्च की ऊंचाई 50 से 120 सेंटीमीटर तक होती है और इसकी खेती पहाड़ों पर की जाती है। भूत जोल की मिर्च सामान्य लाल मिर्च के मुकाबले लंबाई में छोटी होती है और इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि चौड़ाई 1 से 1.2 सेंटीमीटर होती है। बनारस के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिलने के बाद अब आम की दूसरी किस्मों को भी जीआई टैग देने की मांग उठने लगी है। दरअसल महाराष्ट्र के किसानों और व्यापारियों ने रत्नागिरी, देवगढ़, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग जिले में उगाए जाने वाले आम की किस्म को जीआई टैग देने की मांग की है और इन किसानों और व्यापारियों का कहना है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और दूसरे जगहों के आम को रत्नागिरी या फिर देवगढ़ के आम के नाम पर बेचा जा रहा है। दरअसल रत्नागिरी और देवगढ़ में उगाए जाने वाले आम की ज्यादा मांग होती है और ऐसे में इनकी कीमत भी दूसरे आम की अपेक्षा ज्यादा होती है। आज ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट मोटी कमाई का साधन बनता जा रहा है और इससे पर्यावरण संरक्षण में भी खास सहयोग मिल रहा है। साथ ही अब लोग ऑर्गेनिक वेस्ट से अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। ये किसानों के लिए तरक्की का साधन भी बनता जा रहा है और इन दिनों हैदराबाद की बेवुनपल्ली मंडी में भी ऐसा ही हो रहा है। दरअसल यहाँ ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है और ये मंडी में बची हुई या फिर खराब सब्जियों से हरित ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है। बेवुनपल्ली मंडी में सब्जियों के अवशेषों से जैविक खाद, जैविक ईंधन और बिजली निर्माण किया जा रहा है। मंडी व्यापारियों के नवाचार और सफल प्रयासों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा है। पीएम मोदी ने कहा कि अक्सर सब्जी मंडियों में सब्जियां सड़ जाती हैं, जिससे अनहेल्दी परिस्थितियां पैदा होती हैं और इस समस्या का समाधान के लिए हैदराबाद की बेवुनपल्ली सब्जी मंडी व्यापारियों ने इस कचरे से हरित ऊर्जा बनाने का फैसला किया है। मंडी में फल और सब्जियों के प्रत्येक औंस अवशेषों से 500 यूनिट बिजली और 30 किलो जैव ईंधन का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ उत्पन्न होने वाली बिजली की आपूर्ति स्ट्रीट लाइट्स, 170 स्टाइल्स प्रशासनिक भवन और जल आपूर्ति नेटवर्क को की जा रही है। वहीं ऑर्गेनिक वेस्ट से बने जैव ईंधन को बाजार में मौजूद ढाबे, रेस्तरां या फिर व्यावसायिक रसोइयों में पहुंचाया जा रहा है। यहाँ बिजली से मंडी की कैंटीन रोशन हो रही है और यहाँ का चूल्हा भी प्लांट ईंधन से चल रहा है। प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों में जागरूकता बढ़ रही है और लगभग शून्य लागत वाली ये खेती न सिर्फ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ा देती है, बल्कि बाजार में भी उपज के बेहतर दाम मिलते हैं। और पारंपरिक खेती छोड़ प्राकृतिक खेती का दामन थामने वाले किसानों में गुरुग्राम जिले के मकरूल गांव के किसान सतीश कुमार शामिल हैं, जिन्होंने आज प्रगतिशील किसान के तौर पर अपनी एक पहचान बना ली है। किसान सतीश कुमार ने बताया कि केंचुआ खाद और जीवामृत से मिट्टी के जीवांश बढ़ने लगे और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हो गई है। जीवामृत से फसल उत्पादन बढ़ने लगा तो प्राकृतिक खेती सीखने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पहुंचा और यहाँ से प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग ली और इसी पद्धति से सोना, बरसी और मोती गेहूं उगाने लगे।
हरियाणा कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्राकृतिक विधि से उगाई गई गेहूं की ये देसी किस्में 3 गुना ज्यादा कीमत पर बिकती है और इस तरह प्राकृतिक खेती से जुड़ने का लक्ष्य पूरा हुआ। अपनी सफलता को लेकर सतीश कुमार बताते हैं कि खेती में सबसे ज्यादा रोल बैक्टीरिया का है, इसलिए हमने देसी खाद से मिट्टी के कार्बन की मात्रा बढ़ाई और कृषि विभाग की सलाह पर नई किस्मों की खेती चालू कर दी। इससे उत्पादन 1.5 से 2 गुना तक बढ़ गया है। कोरोना काल के बाद औषधियों और सुगंधित पौधों की मांग तेजी से बढ़ी है, जिसका विश्व स्तर पर एकमात्र सोर्स है भारत। और इसलिए हमें भारत के किसानों और उद्यमियों को इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। ये बात इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित औषधि संवर्धन के अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित मर्सी एपो ने कही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि औषधि और सुगंधित पौधों के उत्पादन को लेकर MSME इस सेक्टर की इकाइयों को हर संभव मदद दे रहा है, जिसमें उत्पादन से लेकर बाजार तक के लिए एक डिजिटल सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि MSME का भारत की GDP में 40% का योगदान है, जिसमें MSME 45% निर्यात में अपनी भागीदारी निभा रहा है। साथ ही MSME 60,000 से ज्यादा उत्पादों का निर्माण कर रहा है और देश में 11 करोड़ से ज्यादा लोगों के रोजगार का माध्यम बना हुआ है। उन्होंने उद्यम पंजीकरण के बारे में बताया कि जिसमें कोई भी व्यवसाय यदि अपनी व्यवसाय से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के रूप में पहचान बनाना चाहता है तो वह MSME के तहत पंजीकरण करवा सकता है। इसके अंतर्गत पंजीकृत होने पर उसे अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार से कई तरह के लाभ दिए जाएंगे। खेती में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे तो महिलाएं पहले से ही खेती के कामों में परिवार का हाथ बटाती हैं, लेकिन आज पूरी जिम्मेदारी के साथ खेती की दिशा बदल रही है। ऐसे ही महिला किसान में हरियाणा की पंचकुला की किसान मीना चौधरी का नाम भी शुमार है। मीना चौधरी आज सीजनल और ऑफ सीजनल सब्जियों की खेती कर रही हैं। इस काम में मीना चौधरी को बागवानी विभाग का पूरा सहयोग मिला है। बागवानी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मीना चौधरी ने पॉली हाउस भी लगाया है। अब सब्जियों को बेचने के लिए उन्हें बार बार मार्केट नहीं जाना पड़ता है, बल्कि ये थोक में ही बिक जाती है। मीना बताती है कि उन्हें बागवानी विभाग से काफी सहयोग मिल रहा है। बागवानी विभाग की टीम कई बार उनके खेत पर विजिट करने के लिए आती है और समय समय पर उन्हें नई योजनाओं की जानकारी देती है। इन योजनाओं में आवेदन करके मीना चौधरी को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। इससे बागवानी की लागत को कम करने में भी काफी मदद मिलती है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य मिलेट मिशन को मंजूरी दे दी है और इस योजना के तहत श्री अन्न की खेती को प्राथमिकता से बढ़ावा देने के लिए बीज, ट्रेनिंग, कार्यशाला और मिलेट के प्रचार प्रसार के लिए किसानों को अनुदान दिया जाएगा। दरअसल मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन के लिए सरकार ने 30 करोड़ 25 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया है और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य मिलेट मिशन के तहत किसानों को मोटे अनाजों की खेती के लिए बीज आदि इनपुट्स पर 80% का अनुदान देने की भी सिफारिश की है। इस मामले में आधिकारिक घोषणा करते हुए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में लंबे समय से मोटे अनाजों की खेती की जा रही है, लेकिन अब समस्त राज्यों के किसानों को मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन से जोड़ा जाएगा और इस योजना से किसानों को जुगनी और मोटा अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य की ओर प्रोत्साहित करते हुए किसानों को 80% अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश कैबिनेट ने निर्णय लिया मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में और इसी के साथ पोषक तत्व इसमें अधिक होते हैं। कैल्शियम, फाइबर, आयरन इन मोटे अनाज में होने से हृदय रोग नहीं होता है, डायबिटीज नहीं होती है और लोग भी कोरोना के बाद स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए और इसलिए मध्य प्रदेश के लिए भी अवसर है, क्योंकि हमारे आदिवासी जिलों में ये मोटे अनाज की फसलें हमारे आदिवासी भाई किसान लेते हैं, लेकिन हम इसको अब पूरे प्रदेश के अंदर बड़ा फैलाएंगे और सरकारी जहां भी कार्यक्रम होते हैं, आयोजन होते हैं, इसमें मोटे अनाज का भोजन परोसा जाएगा। स्कूलों में मध्याह्न भोजन है, उसमें भी सप्ताह में एक दिन हमारे बच्चों को ये पोषक अनाज खिलाएंगे जिससे वो स्वस्थ रहें और मोटे अनाज का प्रचार प्रसार हो और इसकी बिक्री भी बढ़े और उत्पादन भी बढ़े, जिससे हमारे किसान की आय 2 गुना 4 गुना और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है किसान की आय बढ़ाने का, उसमें हम सफल हों। देश के अधिकतर हिस्सों में लोगों को गर्मी सताने लगी है। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने भी कुछ राज्यों में हीट वेव की बात कही है। मौसम विभाग की माने तो ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश और बिहार के लोगों को हीट वेव परेशान कर सकता है। वहीं पश्चिम भारत के कुछ राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मौसम विभाग की माने तो 14 अप्रैल को न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 39 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं नई दिल्ली में आज आसमान बिल्कुल साफ रहने के आसार है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में नई दिल्ली का तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।